एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश जिसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और आधिकारिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। क्या कभी एक भाषा पर सहमति बना सकता है? क्या हिंदी को भारत की पहचान मानना सही है या यह क्षेत्रीय भाषाओं पर हमला है? क्यों तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में इतना बड़ा रूप ले लिया और क्या केंद्र सरकार ने इन विवादों को समझने में कोई बड़ी चूक कर दी है? आइए ऐसी घटनाओं को जानते हैं जो भाषाओं के नाम पर भारत की राजनीति और सांस्कृतिक संघर्ष को उजागर करती है। E.M. फोस्टर ने अपनी किताब पैसेज टू इंडिया 1924 में भारत की विविधता पर जो टिप्पणी की है वो सुनने लायक है। वह कहते हैं, भारत कोई वादा नहीं है बल्कि दुनिया की अनंत विविधता और उससे उभरने वाली एकता की याद दिलाने वाला देश है। भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, वे संस्कृति, पहचान और राजनीति का प्रतिबिंब भी होती हैं। भारत जो भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है, आजादी के बाद एक ऐसा विवाद देखा जिसने देश की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के टकराव की कहानी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्यों, भाषा आयोग और राजनीतिक दलों के हित टकराते रहे। 1949 में संविधान सभा में जब ये तय किया जा रहा था कि भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी होगी, बहस अपने चरम पर पहुंच गई। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव आया। हिंदी प्रचारक दलों का मानना था कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। दूसरी ओर दक्षिण भारतीय नेता जैसे टी कृष्णम आचार्य ने कहा, हिंदी थोपने से हम अपनी पहचान खो देंगे। और इस बहस के बाद अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाया गया। लेकिन यह व्यवस्था केवल 15 साल तक लागू रहनी थी। 1955 में लैंग्वेज कमीशन का गठन किया गया, जो हिंदी को आधिकारिक तौर पर लागू करने के लिए योजना बनाए। लेकिन आयोग की रिपोर्ट ने हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच दरार को और गहरा कर दिया। भाषा आयोग ने सुझाव दिया कि हिंदी को सरकारी दस्तावेजों, स्कूलों और परीक्षाओं में अनिवार्य बनाया जाए। इसके बाद गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद करार दिया। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तमिलनाडु में पेरियार और अन्नादुरई ने हिंदी के विरोध में बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। तब राजनीतिक पार्टियों ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा और तभी डीएमके पार्टी ने नारा दिया, हिंदी हटाओ, तमिल बचाओ। 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और जिसमें 1965 तक अंग्रेजी को सहायक भाषा रखने का प्रावधान था। वहीं 1965 आते आते दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों ने रेल पटरियों को उखाड़ दिया, सरकारी संपत्ति को जला दिया। डीएमके ने इसे तमिल संस्कृति पर हमला बताया। मजबूरन लाल बहादुर शास्त्री को कदम पीछे खींचने पड़े। इस दौरान अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक सहायक भाषा बनाने के लिए राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधन लाया गया। यह आंदोलन न केवल हिंदी विरोध में था बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीति का शक्तिशाली प्रदर्शन भी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद में संतुलन बनाने की कोशिश की। डीवी कपूर बनाम भारत सरकार 1971 में अदालत ने सभी भाषाओं को समान महत्व देने की बात कही। वहीं 1985 में केसी वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य में कोर्ट ने कहा कि भाषाई विविधता भारत की ताकत है और किसी भी भाषा को थोपना गलत है। लेकिन 1986 आते आते फिर एक बार घाव हरे हो गए, क्योंकि राजीव गांधी की नई शिक्षा नीति में हिंदी को बढ़ावा देने की योजना थी। इससे दक्षिण भारत के पुराने घाव को फिर हरा कर दिया और तमिलनाडु और केरल में दोबारा प्रदर्शन खड़े हो गए। यह मुद्दा केवल भाषा का न रहकर राजनीतिक अस्तित्व का बन चुका था। मोदी सरकार 2003 में 3 भाषा फॉर्मूला लेकर आई, जिससे फिर विवाद उत्पन्न हो गया और तमिलनाडु ने इसे साफ खारिज कर दिया। डीएमके ने इसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। दक्षिण के राज्यों का कहना था कि केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देकर हिंदी भाषी राज्यों को प्राथमिकता दे रही है। आखिर हिंदी जरूरी क्यों है भारत के लिए? आज जब भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, एक राष्ट्रीय भाषा होना जरूरी है। हिंदी अंग्रेजी की तरह विदेशी भाषा नहीं है। यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। अनुच्छेद
351 भी कहता है कि हिंदी को बढ़ावा देना भारत की एकता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा को दबाया जाए। हिंदी को जोड़ने वाली भाषा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक थोपने वाली भाषा के रूप में। भारत की ताकत उसकी विविधता है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं मिलकर भारत को एकजुट रख सकती हैं। कि क्या हम भाषाई राजनीति से ऊपर उठकर अपने देश की सांस्कृतिक विविधता को सम्मान दे सकते हैं? एक सवाल उन सभी भारतीयों के लिए जो कहते हैं कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के लिए खतरा है, तो आपको अंग्रेजी से खतरा क्यों महसूस नहीं होता? ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अभी हमें सब्सक्राइब करें।